बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब असलम है। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं न्यूक्लियस पे। हमने सबसे पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन करनी है, फिर उसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियर इन्वेलप पे बात करेंगे और उसके बाद हमने न्यूक्लियस के फंक्शन देखने हैं कि न्यूक्लियस जो है ये सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिज़म की जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और उनकी बात करेंगे जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। यानी हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की और हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ होती हैं उस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोट्स। इस पे बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो यूकैरियोट्स को डिफ़ाइन करते हैं। यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हु सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, जिनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको आप यूकैरियोट्स कहते हैं। इसमें तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी यूकैरियोट्स में शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हु सेल्स लैक अ न्यूक्लियस, जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता एंड अदर ऑर्गेनेलीज, और दूसरी ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इनमें एक ही सेल पे मुश्तमिल ये ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड हैव सिंपल स्ट्रक्चर, और इसकी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। तो बच्चों, हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की प्रॉपर डेफिनेशन देख ली है। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे पहली सिमिलरिटी लिखी हुई है, बोथ सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं कि दोनों सेल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इन बोथ सेल टाइप्स राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहे हैं दोनों तरह के सेल्स में राइबोसोम ही इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के बनाने के अमल में। तीसरा लिखा हुआ है, इन बोथ सेल टाइप्स डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। दोनों सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए का होता है। In both cell types, the major biomolecules are carbohydrates, proteins, nucleic acid and lipids. मेजर बायोमोलिक्यूल्स जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, ये दोनों तरह के सेल्स में सेम होते हैं। इसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सेम होता है, एक ही तरह का होता है। एंड सम मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल आर कॉमन इन बोथ सेल्स। बच्चों, आपने ग्लाइकोलाइसिस या टीसीए साइकिल आपने पढ़ा होगा। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल है ये भी दोनों तरह के सेल्स में यानी प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में सेम होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। द सेल न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन। कह रहे सेल न्यूक्लियस जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, यानी ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में ये पाई जाती है। ये तो हम ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल्स यूजुअली हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बट अ फ्यू सेल टाइप्स, लेकिन कुछ सेल टाइप्स सच एज रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एंड फ्यू अदर्स, और कुछ ऐसे सेल्स जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट्स आ जाते हैं, हैव मैनी, उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो भी पाए जा सकते हैं।
द मेन स्ट्रक्चर्स मेकिंग अप द न्यूक्लियस आर द न्यूक्लियर इन्वेलप। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस की मेन स्ट्रक्चर बना रहा होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बना रहा होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है दैट इंक्लोजेस द इंटायर ऑर्गेनेली एंड आइसोलेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द सेलुलर साइटोप्लाज्म। इसने पूरे न्यूक्लियस को घेरा हुआ होता है और बाकी साइटोप्लाज्म से उसको अलग कर रही होती है। यानी ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को अलग कर रही होती है। बीच में एक इन्वेलप बना के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दोनों को अलग कर देती है और ये दोनों आपस में फिर मिक्स नहीं हो सकते। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। द न्यूक्लियस कंटेन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेल डीएनए। सेल का जितना भी डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। विच इज सराउंड्स बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। इसी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो डीएनए का मटेरियल वहाँ पे मौजूद होता है, उसको अलग करती है साइटोप्लाज्म से और इनको मिक्स नहीं होने देती। द न्यूक्लियर इन्वेलप सेपरेट्स द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सेपरेट करती है उस फ्लूइड को जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, बाकी सेल के फ्लूइड से। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग कर रही होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर। साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल के अंदर होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सेल इट इज़ प्रेजेंट इन। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से सेल के अंदर है, यानी सेल का साइज कितना है उस पे डिपेंड करता है कि इसके न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। अ न्यूक्लियस ऑक्युपाइंग अबाउट 8% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। अब कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो तकरीबन पूरे सेल के तकरीबन 8% एरिया को वो कवर कर रहा होता है। द न्यूक्लियर इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, एन इनर मेम्ब्रेन एंड एन आउटर मेम्ब्रेन। हमने ये पढ़ा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और ये अलग करती हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या वर्क करता है, कैसे ये हेल्पफुल होता है। तो पहला इसका फंक्शन है जी कंट्रोल द जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन। यानी डीएनए का सारा मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है। सेल का जितना भी डीएनए होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है। जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है और ये उस सारी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। इसके अलावा प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है और वो है जी कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। सेल की डिवीजन, क्योंकि आपको पता है एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा होता है, मियोसिस वगैरह का प्रोसेस, माइटोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और उससे सेल डिवाइड होते रहते हैं। तो ये सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ डीएनए को स्टोर कर रहा होता है, एंड आरएनए को स्टोर कर रहा होता है, एंड राइबोसोम्स जो है उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है और स्टोर कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है और वो है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। अब कह रहे हैं कि ये रेगुलेट भी करता है, यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कब बनानी है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कब चलाना है, ये उसको भी रेगुलेट करता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसको कंटिन्यू करता है और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो उसको स्टॉप कर देता है। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये भी इसका फंक्शन है न्यूक्लियस का। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इस न्यूक्लियस और यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बारे में जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।